नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती को लेकर के बात करेंगे और आप सभी से हमारा एक विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को प्लीज़ आप सभी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ जो गलत जानकारी आप सभी को मिल जा रही है या फिर बहुत सारे आप सभी के सवाल हैं, सभी को लेकर के बात करेंगे। ज़्यादा आपका समय नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले देखिए, जो 10% सीटें कम हो गई हैं उसको लेकर के मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो लोग भी इस तरह की चीज़ें बताने वाले हैं, थोड़ा सा आप लोग खुद से सोचिए कि जो उस दिन दिया हुआ था कि लक्ष्य था 9,500 भर्ती का और भर्तियां हुई 940, तो क्या उसको 10% एएनएम में कम कर रहे हैं सीटें? तो ऐसे भी लोग बताने वाले होते। थोड़ा सा आप लोग अपने स्तर से भी चीज़ों को ज़रूर आप थोड़ा सा समझ करके आप उसको देखा करिए। बाकी बताने वाले क्या बताते हैं उनको बताने दीजिए। कोई भी एक भी सीट कम नहीं हुई है। जितनी सीटें आपकी भर्ती में है उतनी ही सीटें यहाँ पर अभी भी है। हाँ, किसी कैटेगरी में अगर कैंडिडेट्स कम मिलते हैं तो वहाँ पर सीटें खाली रह जाएंगी, ये बात सत्य है। तो अभी से कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली रह सकती हैं। किसी किसी कैटेगरी में तो कैंडिडेट्स 2 गुने 3 गुने हैं, तो इसी वजह से वहाँ पर थोड़ी सी कट ऑफ आई जाएगी। और ऊर्ध्वाधर आरक्षण में हमेशा ओवरलैपिंग होती है। ध्यान से सुन लीजिए, जो यूआर की सीट है, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हो, चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो और एसटी हो, 1 2 3 4 टोटल 4 कैटेगरी होगी। चारों ही कैटेगरी में जिनके मेरिट अच्छे होंगे, जो यूआर की क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, यूआर की मेरिट पर आएंगे, आपकी ओवरलैपिंग होगी यूआर की सीटों पर। ये नियमानुसार है। जब भी ऊर्ध्वाधर आरक्षण 2 तरह से लगाए जाते हैं, एक आपका वर्टिकल, एक आपका हॉरिजॉन्टल। ये आपका वर्टिकल वाला है। एक आपका हॉरिजॉन्टल होता है जैसे फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, पीएच, फीमेल। तो आपके यहाँ फीमेल और पीएच का कोई आरक्षण है नहीं, सभी कैंडिडेट्स ही फीमेल हैं। फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रावधान होता है। दूसरी बात देखिए, जो 2500 जो संख्या आपको बताई जा रही थी, एक अमृत विचार करके एक वो न्यूज़ मीडिया वाले, उनके माध्यम से हमने उसी दिन आपको बता दिया था कि आपके भर्ती में जो 17,713 कैंडिडेट्स थे, इसमें ये शामिल नहीं है। तो फिर आपको परेशान नहीं होना है। आपकी भर्ती में जितने लोग एलिजिबल थे, जो लोग एलिजिबल नहीं थे उनकी संख्या आप माइनस कर दीजिए। पहले ही 17,713 में से उनकी संख्या 2,000 हो, 3,000 हो, 3,500 हो, 4,000 हो, जो कुछ भी हो, 12,500-13,000 के आसपास टोटल कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो कि फाइनल मेरिट के लिए फाइट करने वाले हैं। मेरिट बहुत हाई नहीं जाएगी। शुरू से मेरिट हाई बताने के लिए लोग बताते रहते हैं और आप लोग भी बताते हैं कि कहीं पर मेरिट जो है 55, कहीं पर 50, इस प्रकार से बताई जा रही है। एक स्टाफ नर्स वाली भर्ती को लेकर के भी कुछ कमेंट आए थे। तो किसी और भर्ती से आप कंपेयर मत करिए। और जगह जो है कंपटीशन ज़्यादा था। आपकी भर्ती में अगर देखा जाए तो 2 गुने भी अभ्यर्थी नहीं थे। बहुत फ़र्क है उन सब चीज़ों का। फिर ये देखा जाता है कि एन एवरेज नंबर वाले कितने अभ्यर्थी हैं। आपकी भर्ती में 30 से लेकर के 45 तक लगभग 50% कैंडिडेट्स हैं। बाकी और परसेंटेज हमने पूरा आपको ये एनालिसिस अपनी दिखाई हुई है करके कि कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने संविदा कर्मी हैं, कितने फ्रेशर हैं, कितने के जो है एलिजिबल थे या कितने इनएलिजिबल हो गए। सारी चीज़ें हमने आपको बता रखी हैं विस्तार से। रिजल्ट को लेकर के बताएंगे लेकिन वीडियो के लास्ट में। आयु सीमा में छूट वाला देखिए, इसमें कुछ कमेंट आपके आए हुए हैं। उसमें यह कहा गया है कि आयु सीमा में क्या छूट नहीं मिलेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो भी संविदा कर्मी है उन्हें उनके अनुभव के आधार पर, जितने वर्ष का अनुभव होगा, उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सबसे पहले उनको भर्ती में एलिजिबल किया जाएगा। एक सवाल आप सभी का ये भी है कि उन्होंने पीईटी में आवेदन कैसे किया था, क्योंकि पीईटी में ऐसा कोई वहाँ पे सेक्शन था नहीं। फिर वहाँ पर एक्स गवर्नमेंट वाले पे क्लिक करके वहाँ पर फॉर्म सबमिट हुआ था। तो ये सब चीज़ें आयोग के ऊपर आप छोड़ दीजिए, आयोग कैसे उसमें डिसाइड करता है, क्या करता है। और हम लोग भी चाहते हैं कि भर्ती में कोई भी इन फ्यूचर कोई भी विवाद न सामने आए। भर्ती पूरी तरह से आपकी साफ़ सुथरी कंप्लीट हो, आप लोगों की जल्द ज्वाइनिंग हो, जल्द आप लोग अपने डिपार्टमेंट में पहुँचे, अब आपको जल्द डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपकी भर्ती कंप्लीट हो। तो इसलिए अभी जितने भी ये सब सवाल हैं इनको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इन्हीं मुद्दों को लेकर के समय लग रहा है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाला जो वेरिफिकेशन वाला मामला था, यानी संविदा कर्मी जो कैंडिडेट्स हैं उनको आयु सीमा में छूट और साथ ही साथ भारांक, ये दोनों एक साथ किस प्रकार से दिए जा रहे हैं या फिर किस प्रकार से दिए जा सकते हैं, उसमें 2-3 तरह की कंडीशन हो सकती है जो कि हमने आपको विस्तार से बताई हैं।
अब इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी का ही मामला बनता है। अगर उनको ओवर एज, अगर उनको आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी तो उनको भारांक दे करके भी क्या करेंगे, वो भारांक लेकर के क्या करेंगे जब उनको आपने एलिजिबल ही नहीं किया, आयु सीमा छूट ही नहीं मिली। और ये समस्या केवल जनरल और EWS कैंडिडेट के साथ हो रही है, क्योंकि OBC हैं, SC हैं, ST हैं, तो उन्हें अपने कैटेगरी के हिसाब से भी आयु सीमा में छूट मिल जा रही है, उन्हें दिक्कत नहीं हो रही है। दिक्कत केवल यहाँ पर हो रही है जनरल और EWS कैंडिडेट्स को। और ध्यान दीजिएगा UR पे, यानी जो जनरल EWS कैंडिडेट्स हैं, देखिए मेरिट सभी की आपस में प्रभावित होगी। आप ये मत सोचिए कि SC के कैंडिडेट हैं तो UR की सीटों से उनको क्या, जो हाई मेरिट वाले, अब मान लीजिए UR की मेरिट गई सपोज दैट 45, SC में जो है मान लीजिए 45 प्लस वाले 100 कैंडिडेट हैं, तो 100 लोग यहाँ पर गए ना, मान लीजिए UR की मेरिट 40 ही गई और SC में जो है यहाँ पर 500 लोग निकल गए जो कि UR की सीट पर सेलेक्ट हो गए, तो SC की सीटें खाली होंगी तो वहाँ पर SC के और कैंडिडेट्स को मौका नहीं मिलेगा, तो हर कैटेगरी प्रभावित होगी, हर कैटेगरी आपस में। केवल जो जनरल के कैंडिडेट हैं सिर्फ उन्हें जो है कोई फ़ायदा नहीं, उनको तो केवल यही कि अगर हमें UR की ही उनके लिए सीटें होती हैं, तो इसलिए उनके लिए सबसे पहले आयु सीमा में छूट मिलना अनिवार्य है। और हमने आपको बताया था जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा था कि आप लोग एक एफिडेविट ज़रूर दे लीजिएगा। बहुत लोगों ने हमें पर्सनली कॉल करके बताया था कि भैया आपने जैसा कहा था हमने डॉक्यूमेंट्स दे दिया था, हमें बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं बताने के पहले हमें भी 100 बार सोचना होता है कि किसी भी एक छोटी सी गलती से या किसी भी एक छोटी गलत जानकारी से, देखिए बाकी लोग क्या करते हैं हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपनी जिम्मेदारी हमें तय करनी होती है कि हमसे कोई भी भूलवश एक गलत जानकारी आप सभी को न पहुँचे। इससे आपका भविष्य चौपट होगा, आपका करियर इससे ख़राब होगा, आपकी एक नौकरी आपके हाथ से जा सकती है। इसीलिए हमने बहुत ही केयरफुली आपको सारी चीज़ें बता रखी थी, कोई भी चीज़ें हमने आपको कभी भी अनावश्यक रूप से नहीं बताई। जैसे हमने इसमें एफिडेविट बोल दिया था तो बाद में आप सभी ने हो सकता है उस समय ना समझ पाया आपको कि एफिडेविट के लिए क्यों बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि हम आयु सीमा या फॉर्म भरे थे PT, वो सब उन सब बातों में हम बार बार डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। हम केवल मेन पॉइंट पर ही फोकस करते थे और उन्हीं चीज़ों को बार बार रिक्वेस्ट भी करते थे। जिन लोगों ने फॉलो किया है तो आप उम्मीद रखिए आपके साथ सब अच्छा होगा, क्योंकि एफिडेविट में यही लिख करके देना था कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, हम कैसे PET का फॉर्म सबमिट करते और कैसे हमें यहाँ पर ANM के मेंस परीक्षा देने में कैसे हमें यहाँ पर आयु सीमा में छूट प्राप्त होती संविदा कर्मी के आधार पर। अब जो फ्रेशर हैं उनकी तो मान लीजिए बात यहाँ पर अलग है, उनसे मतलब नहीं है, सिर्फ ये संविदा कर्मियों के लिए बात हो रही है। तो अभी थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखें, सब अच्छा होगा। एक जो ANM रजिस्ट्रेशन वाला मामला है उसको लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि उसमें आयोग क्या डिसीजन लेंगे, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। हमने भी पता करने का प्रयास किया है लेकिन उसको लेकर के कोई भी उन्होंने कुछ बताया नहीं है। इसके बाद देखिए जो रिजेक्ट वाला बात है, इसमें रिजेक्ट दो तीन तरह के ही लोग होंगे, जो या तो जो इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं थे, उन्होंने फॉर्म भर दिया था, डॉक्यूमेंट्स भी अपने जमा करा दिए हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ, ये सब चीज़ें आप ही लोग बताते हैं कि जो ANM नहीं थे उनका भी फॉर्म, उनका भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया था, ओके लिखा गया था। तो अभी जो वापस से जो बारीकियों से मिलान किया जा रहा है आपके आवेदन पत्रों से और आपके जो डॉक्यूमेंट्स में जमा अभिलेखों के साथ में, तो उसमें यही चीज़ें देखी जा रही हैं कि किसी भी कैंडिडेट के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। छोटी मोटी जो गलतियां हैं उनकी वजह से किसी का DB रिजेक्ट नहीं होता है। कास्ट या EWS जिनका वैलिड नहीं होगा, और अगर हमने कहा था कि अगर आप केवल हस्बैंड पक्ष का देते हैं कास्ट सर्टिफिकेट तो आप एफिडेविट के साथ दीजिएगा। अगर आपको याद होगा तो आप हमारा पुराना वीडियो सभी पड़े हुए हैं, आप जाकर के कभी भी देख लीजिएगा फ्री टाइम पे। EWS है, हमने उनके लिए भी बताया था, जिनका कास्ट बहुत पुराना है हमने उनके लिए भी बताया था कि आपको क्या करना है, फ्रेशर हो चाहे संविदा कर्मी हो। इसके बावजूद अगर आपने कोई गलती की है तो बस मैं यहाँ पर यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए भगवान से कि आप सभी का DB अच्छे से क्लियर हो जाए, किसी को कोई दिक्कत ना है छोटी मोटी गलतियों की वजह से। बाकी सब कुछ देखिए आयोग सर्वे सर्वा है, वो सारी चीज़ें बताते भी नहीं है, सब कुछ गोपनीय होता है, कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत चीज़ें वो लोग शेयर करते हैं। रिजल्ट जो है आपका 15 जुलाई से पहले आ जाएगा। अब इसमें आप कंफर्म डेट मत पूछिएगा, क्योंकि कंफर्म डेट आयोग को भी नहीं पता है कि वो किस दिन जारी करेंगे। काम कर रहे हैं, जिस दिन काम कंप्लीट कर लेंगे, जिस दिन उनको लगेगा और उनकी मीटिंग वगैरह हो जाएगी, अध्यक्ष जी के साथ में, चेयरमैन के साथ में सहमति बन जाएगी, शासन का अप्रूवल पहले से ही मिला हुआ है, उसके बाद तुरंत जो है आपका नेक्स्ट या उसी दिन हो सकता है आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाए, डिक्लेयर कर दिया जाए। तो 15 जुलाई से पहले 15 जुलाई तक आपको वेट करना है। अब देखिए आप ये मत कहिएगा कि आपने पहले 10 बोला था, 4 बोला था, लेकिन इसमें जो दिक्कतें आई हैं वो भी हमें आपको पता नहीं था। तो थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग धैर्य बनाए रखें। जो चीज़ें हमें आयोग से प्राप्त होती हैं, जानकारी प्राप्त होती है, वही चीज़ें हम आपको आगे फॉरवर्ड करते हैं, अपने मन से हम कुछ भी नहीं बताते हैं। तो 15 तक आप वेट करें, 15 तक या 15 से पहले आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा।
इसके अलावा भी आप सभी के मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछते रहिएगा। मैं आप सभी की कमेंट देखता हूँ, जहाँ तक संभव हो पाता है वहाँ तक रिप्लाई भी करता हूँ। जो नहीं कर पाते हैं रिप्लाई तो आप परेशान मत हुआ करिए, मैं वीडियो में उन आपके सवालों को लेकर के ज़रूर बात करता हूँ।